सिर्फ इतना है कि इनके पास व्यवस्था है। हिंदुस्तान में भूखे लोग हैं जो चाहते हैं अडानी, भारत सरकार और जो इंडिया की इकॉनमी है उसके खिलाफ कोई ऐसी खबर, ऐसी कोई सो कॉल्ड रिसर्च आ जाए जिसके जरिए मार्केट में फियर क्रिएट हो और उसका प्रॉफिट ये निकाल करके ले करके जाए। इंडिया में फियर का मार्केट कितना बड़ा है आप इसका अंदाजा बीते 8 वर्षों में हिंदुस्तान में हुए कुछ आंदोलनों के जरिए लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में जो फ्यूल का मार्केट है, जो अभी पेट्रोल, डीजल और इन तमाम चीजों पर चल रहा है, वो बदलने वाला है। ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना दुनिया की मजबूरी होगी। तेल खत्म होगा, इस बात की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस बारे में सभी को पता है। तो ग्रीन एनर्जी एक बड़ा मार्केट रहने वाला है। अडानी उस मार्केट को कैप्चर करने जा रहे हैं। आप इसके बाद जापान चले जाइए, टीवी आती थी और इलेक्ट्रिक कितने सिस्टम आते थे, तोशिबा के, जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूं, सोनी, टोयोटा, जिसकी गाड़ियों से पूरी दुनिया में लोग चलते हैं और लग्जरियस सबसे बड़ी गाड़ियां बनाती है। वो कंपनियां कैसी बनी थी, उनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन होना चाहिए और जानना चाहिए कि किस तरीके से उन कंपनियों को बनाया गया था, किस तरीके से गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से सपोर्ट करके, बैंकिंग सिस्टम ने सपोर्ट करके उन कंपनीज को क्रिएट किया और आज वो किंग बन रहे हैं। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिसके बाद हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट में भूचाल आ जाता है। आरोप ये हैं जो भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी हैं, उनके द्वारा मार्केट में फ्रॉड किया गया है और शेयर्स को मैनिपुलेट किया गया है और उसके जरिए पूरा का पूरा अडानी एम्पायर खड़ा हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च का यह दावा है कि जो भी अडानी के द्वारा बनाया गया पैसा है वो झूठ के आधार पर और फ्रॉड के आधार पर बनाया गया है। इस आरोप के बाद, इस रिसर्च के बाद, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदुस्तान के मार्केट में तरह तरह के परसेप्शन चल रहे हैं और जिसका नतीजा यह है कि लगातार मार्केट और अडानी के शेयर्स नीचे आ रहे हैं और हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स का धड़ल्ले से नुकसान हो रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान लोगों का हो चुका है और आगे और भी होने की उम्मीद है। हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर को एक सत्यान्वेषी संस्था के तौर पर माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसने एक ऐसा सत्य बाहर निकाल दिया है जिसके बाद हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी का पूरा एम्पायर डूब जाएगा। क्या ऐसा है? या इसके विपरीत मैं आपको यह बता दूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था एक फ्रॉडिया है, वो एक सट्टेबाज कंपनी है जिसका कुल मिलाकर के व्यापार यह है कि मार्केट में डर बनाओ, शॉर्ट सेलिंग करो और उसके बाद अपना प्रॉफिट लेकर के चुपचाप किनारे निकल जाओ। पूर्व में हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों पर आरोप लगाए गए और उसके जरिए उन कंपनियों को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन इस बार बात सिर्फ कंपनी की नहीं है, इस बार दांव पर लगी है हिंदुस्तान की पूरी बैंक व्यवस्था। इस बार दांव पर लगा है हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी और उसकी सारी कंपनियां, उनकी साख दांव पर लगी है और मार्केट पूरा का पूरा बर्बाद होने के मुहाने पर खड़ा है और हिंदुस्तान एक बार फिर से, या यूं कहें कि दुनिया में एक बार ऐसा हुआ था जब जॉर्ज सोरस नाम के व्यक्ति ने ईआरएम से ब्रिटेन को बाहर करवाया और वहां की पूरी बैंकिंग प्रणाली को तहस नहस कर दिया और इसमें उसने हजारों करोड़ का मुनाफा बना लिया। क्या ऐसा ही कुछ भारत में होने जा रहा है? आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी क्लिक। चैनल नया है, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें और अपने इनपुट्स भी हमारे साथ आप कमेंट में साझा कर सकते हैं आगे किन विषयों पर बात की जाए। आज हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च के जो विवाद चल रहा है, जो उसके बाद उपजा जो क्योस है पूरा का पूरा, उसको लेकर के। क्या हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था पर विश्वास किया जाना चाहिए? मैं कहूं कि नहीं करना चाहिए, तब भी हिंदुस्तान की मार्केट और इसके इन्वेस्टर्स ने इस कदर से इस पर दांव खेल दिया है और उसके बाद जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है, अब यहां पर बहुत ज्यादा कहे सुने जाने की गुंजाइश बचती नहीं है। सेबी जांच कर रही है, कुछ दिनों में उसकी रिपोर्ट भी आएगी कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं और अडानी जो पूरा का पूरा एम्पायर है वो क्या वाकई स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड, अकाउंटिंग फ्रॉड के जरिए खड़ा हुआ है। इस पर बात बहुत बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ कर रहे हैं, हम उस पहलू पर नहीं जाएंगे। 2-3 पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे।
क्या आपको पता है कि अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिन शॉर्ट सेलिंग कंपनियों पर जांच बैठा के रखी हुई है, कई वर्षों से उनके खिलाफ जांच चल रही है, कई तरह के आरोप हैं उनके ऊपर, उनमें से एक है हिंडनबर्ग रिसर्च। 6 कंपनियां जो अभी फिलहाल कई वेबसाइट्स के द्वारा और कई जगहों पर बड़े बड़े आर्टिकल्स में लिखी जा रही है, उनमें से नेट एंडरसन की हिंडनबर्ग रिसर्च एक संस्था है। उसके ऊपर आरोप ये लगाए गए हैं कि वो कंपनियों को डिफेम करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, वहां डर क्रिएट करते हैं और शॉर्ट सेलिंग के जरिए निजी मुनाफा कमाते हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों के बारे में फायदा करवाते हैं उन लोगों का। अब 2 चीजें हैं यहां पर, हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था ने क्या रिपोर्ट जारी करी है और उसका क्या नतीजा होगा, यह हमें सेबी की रिपोर्ट के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था यह सब कुछ कर कैसे ले गई, सबसे पहले इस पहलू पर बात करते हैं। तो हिंडनबर्ग रिसर्च को अगर यह पता था, मान लीजिए कि अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो मैनिपुलेटेड है, ओवरसोल्ड है और उसके बाद जो है कंपनी नीचे जाने वाली है, तो कोई भी इन्वेस्टर करेगा यही कि उसमें से अगर वो शॉर्ट सेलर है तो वो फिर शॉर्ट सेल कर देगा और उसके बाद वो वेट करेगा कंपनी के नीचे आने का और प्रॉफिट अपना बुक करेगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने एक लंबी चौड़ी आर्टिकल क्यों छापी, 100 पेज की रिपोर्ट क्यों छापी, उन सवालों को क्यों उठाया, सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन उसकी मार्केटिंग क्यों की गई, इसलिए की गई ताकि मार्केट में एक तरीके का डर क्रिएट किया जाए। डर बनने के बाद होता है कि आप जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, जो साधारण इन्वेस्टर हैं, जिनका 1 करोड़ 50 लाख 20 लाख 10,000 20,000 50,000 रुपए लगे हुए हैं, वो तुरंत पैसा निकालने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है अब मार्केट नीचे जा रहा है, यहां पर सेलिंग हो रही है, बाइंग कम हो रही है। इसका नतीजा होता है कि कंपनी नीचे आना शुरू होती है, पूरा स्टॉक मार्केट नीचे आने लगता है उस कंपनी का, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके भीतर एक कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और यही करने के लिए हिंडनबर्ग ने यह काम किया है। अब इसके 2-3 पहलू हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहला, अडानी का एफपीओ अभी लाइव चल रहा है। अब इसी के जस्ट पहले इसको क्यों किया जाता है? अडानी के द्वारा यह कहा गया है कि भाई हमारे एफपीओ को बदनाम करने के लिए किया गया है ताकि हमारा नुकसान हो और ये लोग फायदा निकाल करके लेकर के जाए। अब इसमें एक और पहलू आता है, वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, या हम कह लें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का। आप सभी को पता है कि अडानी को लेकर के भारत का विपक्ष किस कदर हमलावर रहा है बीते 6 से 5 वर्षों में। जब से अडानी ग्रो हुए हैं उसी के साथ उनके ऊपर होने वाले हमले और भारतीय जनता पार्टी, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्तों को लेकर के भी आरोप लगे हैं कि सरकार के द्वारा नाजायज रूप से अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये आरोप लगाए गए हैं विपक्ष के द्वारा, या कह लें राहुल गांधी के द्वारा पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को यह बताया गया कि भैया अडानी इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका साथ दे रहे हैं। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। अगर ये आरोप जनता के बीच परसेप्शन के रूप में सेट हो जाते हैं, उनके बीच में ये लगने लगता है आम जनता के बीच में कि भाई हां अडानी कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो इसका फायदा किसको होगा? भारत के विपक्ष को होगा। लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसको होगा, और उस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएगी। साफ तौर पर यह एक चीज समझ में आती है कि अडानी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया है, यह एक सवाल है। और दूसरी बात, हिंडनबर्ग रिसर्च पर विश्वास क्यों किया जाए? हिंडनबर्ग रिसर्च एक सट्टेबाज कंपनी है, वो सट्टा खेलती है मार्केट पर, यानी कि जैसे क्रिकेट के सटोरिये होते हैं। हालांकि क्रिकेट में सट्टेबाजी एक हद तक इलीगल है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उसमें सट्टेबाजी जिस फॉर्म में ये लोग करते हैं शॉर्ट सेलिंग के, वो पूरी तरीके से कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। हालांकि हमेशा से मान्यता प्राप्त नहीं रही है। समय समय पर दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे ब्रिटेन रहा हो, इसके अलावा फ्रांस समेत तब पूरे दुनिया के कई देशों ने शॉर्ट सेलिंग को समय समय पर बैन किया है, इसलिए क्योंकि वो कंपनियों के खिलाफ परसेप्शन क्रिएट करके अपना मुनाफा बनाते हैं और कंपनियों को बर्बाद करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च उन्हीं में से एक है। आपको याद होगा बॉलीवुड की एक प्रोडक्शन कंपनी है इरोज इंटरनेशनल, उसके खिलाफ भी इसी तरीके की एक पूरी की पूरी रिसर्च पेपर को छापा गया और उसके स्टॉक्स को नीचे गिराया गया, जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और इरोज ने उनके ऊपर एक तरीके से एक आरोप लगाया कि भाई मतलब एलिगेशन ये लगाया कि हमको डिफेम करके ये लोग अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। ये बात हुई। हिंडनबर्ग रिसर्च इसके अलावा बड़े बड़े फंड्स को मैनिपुलेट करने और उसके बाद मार्केट को बर्बाद करने के लिए जानी जाती है। ऐसी और भी संस्थाएं, अगर मैं नाम लूं कुछ, तो मेलविन कैपिटल मैनेजमेंट है, इसके अलावा मडीज वाटर है, इसके अलावा आप बात करें तो स्प्रूस पॉइंट कैपिटल है, इसके अलावा गौथम सिटी रिसर्च है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं।
अगर अभी भी आपको लगता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था जो है उसके ऊपर विश्वास किया जाना चाहिए और तमाम चीजें की जानी चाहिए, तो आपको businessofbusiness.com एक वेबसाइट है, उसका एक आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन है द बिग शॉर्ट सेलर्स प्रोब हु आर द इन्वेस्टर्स ऑन डीओजेज लिस्ट। डीओजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है, यानी कि जो ये शॉर्ट सेलिंग कंपनीज हैं जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च भी शामिल है, ये अमेरिका के न्याय और खुफिया विभाग के जांच के दायरे में है, इनका कामकाज दायरे में है, और ये किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं ये उस जांच के दायरे में है और इनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। चीज जो आपको शॉर्ट सेलिंग, बार बार आप टर्म समझ रहे होंगे, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आम लोगों को शॉर्ट सेलिंग नहीं समझ में आएगी। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली ये होती है कि जब कोई भी चीज 100 रुपए में बिक रही है, 100 रुपए एक मार्केट का रेट चल रहा है, तो उसको इस आधार पर मार्केट में बेच देना कि भाई 100 रुपए से ये 70, आपको ये पता है कि 70 रुपए इसका रेट आज शाम तक जाने वाला है, तब आप 100 रुपए में इसको बेच देते हैं और 70 रुपए में खरीद लेते हैं। इस तरीके से आप 30 रुपए का प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसमें से। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली यही होता है, और ये होता है तब जब मार्केट में डर होता है, उसका नतीजा होता है। तो बेसिकली ये अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए डर क्रिएट करते हैं मार्केट में और उसका बाद अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं और साइड बैठ जाते हैं। इनको ना न्याय से मतलब है, ना इस बात से मतलब है कहां क्या गलत हो रहा है, कहां क्या सही हो रहा है। सिर्फ इतना है कि इनके पास व्यवस्था है। हिंदुस्तान में भूखे लोग हैं जो चाहते हैं अडानी, भारत सरकार और जो इंडिया की इकॉनमी है उसके खिलाफ कोई ऐसी खबर, ऐसी कोई सो कॉल्ड रिसर्च आ जाए जिसके जरिए मार्केट में फियर क्रिएट हो और उसका प्रॉफिट ये निकाल करके ले करके जाए। इंडिया में फियर का मार्केट कितना बड़ा है, आप इसका अंदाजा बीते 8 वर्षों में हिंदुस्तान में हुए कुछ आंदोलनों के जरिए लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे आंदोलन और इस पूरी रिसर्च पेपर का क्या कनेक्शन बनता है? तो कनेक्शन बनता है, आपको समझना होगा। मार्केट जो डर का होता है वो बेसिकली इसी तरीके से काम करता है, और ये रिपोर्ट हो या पीछे के आंदोलन हो, भले वो किसान आंदोलन हो, भले वो सीए हो, कहीं वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहा था, लेकिन उसका डर क्रिएट किया गया। नतीजा यह हुआ कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट परसेप्शन बना और इंडिया के विपक्ष को एक मौका मिल गया सरकार के खिलाफ हमलावर होने का, और पॉलिटिकल उससे माइलेज उन लोगों को मिला। मिलने की एक कुत्सित प्रयास किया गया, हालांकि पॉलिटिकल माइलेज उनको मिल नहीं पाया। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, एक और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये पूरा का पूरा डर का बाजार बनाया गया है। हिंडनबर्ग कंपनी के जरिए हिंदुस्तान में डर क्रिएट किया जा रहा है, मार्केट में डर क्रिएट किया जा रहा है, जिससे फाइनेंशियल नुकसान तो होगा ही होगा, और यहां तक कि इंडिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम इससे तबाह हो सकता है। इसके खतरे यहां तक हैं। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है उसमें जो बीजेपी की स्टेबिलिटी है वो पूरी की पूरी खत्म की जा सकती है इसके जरिए, अगर ये रिसर्च या रिपोर्ट जो है मार्केट में ढंग से फैला दी जाए। ये परसेप्शन है, इसमें तथ्य कितने हैं, क्या है, इसको लेकर के डिबेट चल रही है अडानी और जो हिंडनबर्ग संस्था है उसके बीच में, और तमाम आरोप लग रहे हैं। वो कब सामने आएगा, क्या सामने आएगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन करंट सिनेरियो में ये पूरा का पूरा डर का बाजार क्रिएट करने का प्रयास है। केवल डर के आधार पर पॉलिटिकल माइलेज और इकोनॉमिकल माइलेज लेने का प्रयास है कि भैया पैसा इससे बना लिया जाए। वरना एक ऐसी कंपनी जो अमेरिका के न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जांच के दायरे में है, वो हिंदुस्तान में किस तरीके से यह साबित कर सकती है कि भाई तुम पर जांच होनी चाहिए। जो व्यक्ति, जो कंपनी खुद जांच के दायरे में है, वो किसी और के ऊपर प्रश्न कैसे उठा सकती है? एक अपराधी अगर यह बताए कि कोई और अपराधी है तो उसकी बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है? अब यहां पर एक और दिलचस्प चीज सामने आती है। क्या अडानी एक पहले ऐसे बिजनेसमैन है कि भाई जो कर्जा लेकर के अपनी कंपनियों को बढ़ा रहे हैं और उसके बाद बड़े आदमी बन रहे हैं और पूरी दुनिया में धाक जमा रहे हैं, इंडिया में उनकी कंपनीज काम कर रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं? तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, आपको 90s में जाना होगा, जब इंडिया में सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन आ रहा था और पूरी दुनिया एक गांव बनने की तरफ बढ़ रही थी और कहा गया इकोनॉमिक बूस्ट आने वाला है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं। आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अमेरिका की कंपनीज, वो चाहे इंटेल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, अमेजॉन हो, सभी अडानी के जैसे ही बने थे। सभी कर्ज में डूबे हुए थे, सभी कर्ज के जरिए बने थे, उनको सपोर्ट किया गया बैंक के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद आज वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो अडानी को अगर उसी सिस्टम के जरिए डेवलप किया जा रहा है दुनिया पर राज करने के लिए, अगर एक इंडियन इस तरीके से डेवलप हो रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या वही रेसिस्ट मानसिकता है इसके पीछे? मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिंक्स तो जुड़ते हैं ना भाई। क्या तब अमेरिका में इस तरीके के, मतलब अमेरिकन जो इकोसिस्टम था वो जला इस बात से?
हिंदुस्तान में इतनी जलन क्यों है, एक तरीके से ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई ये रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद भूचाल आने वाला है, पूरा इंडिया का जो अडानी का इकोसिस्टम है वो बर्बाद होने वाला है। चीन में आप देखिए, अलीबाबा, हुआवे, टेसेंट, जिस तरीके से ये कंपनीज बढ़ी हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इनको सपोर्ट किया गया है, क्या उसके बाद किसी ने ऐसी जांच रिपोर्ट सामने ला करके पटक दी कि भाई देखो गवर्नमेंट इस तरीके से इनको सपोर्ट कर रही है, कर्जे में डूबे हुए हैं और ये जो है सही नहीं है। आप इसके बाद जापान चले जाइए, टीवी आती थी और इलेक्ट्रिक कितने सिस्टम आते थे, तोशिबा के, जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूं, सोनी, टोयोटा, जिसकी गाड़ियों से पूरी दुनिया में लोग चलते हैं और लग्जरियस सबसे बड़ी गाड़ियां बनाती है, वो कंपनियां कैसी बनी थी, उनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन होना चाहिए और जानना चाहिए कि किस तरीके से उन कंपनियों को बनाया गया था, किस तरीके से गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से सपोर्ट करके, बैंकिंग सिस्टम ने सपोर्ट करके उन कंपनीज को क्रिएट किया और आज वो किंग बन रहे हैं। तो अगर आपको समझना है कि अडानी ऐसा क्या करने जा रहे हैं, तो आपको ग्रीन एनर्जी में उनका कितना पैसा लगा हुआ है, क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आगे चल करके आने वाले 10 वर्षों में उसके क्या नतीजे होंगे, उसको आपको समझना होगा। आने वाले टाइम में जो फ्यूल का मार्केट है, जो अभी पेट्रोल, डीजल और इन तमाम चीजों पर चल रहा है, वो बदलने वाला है। ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना दुनिया की मजबूरी होगी। तेल खत्म होगा, इस बात की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस बारे में सभी को पता है। तो ग्रीन एनर्जी एक बड़ा मार्केट रहने वाला है। अडानी उस मार्केट को कैप्चर करने जा रहे हैं। अडानी का जो प्लान है इन चीजों को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो आदमी डेवलप हो रहा है तो उससे इतनी जलन क्यों हो रही है हिंदुस्तान में। ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके जरिए अडानी को नुकसान पहुंचाया जाए और फाइनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्रीम है कि भाई ग्रीन एनर्जी का जब टाइम आए तो हम उसके बादशाह हों। अमेरिका या दुनिया के अलग अलग देश जो आज तक फ्यूल के किंग बने रहे अलग चीजों में, पेट्रोल और डीजल के मार्केट में, आज के टाइम में हमको इस चीज को टेक ओवर करना चाहिए। अगर उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो फिर उसको ट्रस्ट करने वाली बात होती है, ट्रस्ट करना पड़ेगा, अन्यथा आप फिर से थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन के रह जाएंगे और फिर आप कहेंगे भाई भुखमरी के इंडेक्स में हिंदुस्तान पाकिस्तान से नीचे क्यों चला जा रहा है। यही रिपोर्ट्स थी ना, ऐसे ही लोग तो थे। जो लोग आज आप जाकर के ट्विटर की टाइमलाइन देख लीजिए, उन वेबसाइट्स को देख लीजिए, जो लोग कह रहे थे भारत में पाकिस्तान से ज्यादा भुखमरी है, भारत में अफगानिस्तान से ज्यादा भुखमरी है, भारत में श्रीलंका से ज्यादा, श्रीलंका हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से ज्यादा है, वही लोग आज कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में फ्रॉड हो रहा है। तो उनके पहले के एलिगेशंस का आज का सत्य क्या है, हिंदुस्तान कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां खड़ा है, आप कंपेयर करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ना कि उन लोगों की मानसिकता क्या है। यहां प्रश्न सत्य असत्य का नहीं है, सत्य असत्य जो होगा वो रिपोर्ट के तौर पर सामने आ जाएगा। यहां प्रश्न परसेप्शन का है। परसेप्शन पहले भी ये क्रिएट करने का प्रयास किया गया है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में जितनी कंपनीज डेवलप हो रही हैं, खास करके अडानी और अंबानी, वो पूरे के पूरे फ्रॉड के दम पर डेवलप हो रही है। परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। एक बार फिर से यही परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया गया है, इसके अलावा इसमें तथ्य कुछ नहीं है। सेबी की जो भी रिपोर्ट निकल करके सामने आएगी वो एक अलग बात है। उस दौरान क्या कुछ होता है, अडानी के ऊपर क्या आरोप लगते हैं, क्या कुछ लगते हैं, क्या सत्य निकल के आता है, क्या असत्य निकल के सामने आता है, अडानी बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो एक अलग बात होगी और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अभी मार्केट में जिस परसेप्शन को क्रिएट करके वो हजारों करोड़ का अपना मुनाफा बुक करना चाह रहा है, वो व्यक्ति, एंडरसन नाम का व्यक्ति जो हिंडनबर्ग रिसर्च को चलाता है, 10 लोग उस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के जरिए दुनिया में फियर क्रिएट करने का जो काम करता है, वो एक बड़ा प्रश्न है कि वो फियर क्यों क्रिएट किया जा रहा है। दुनिया में आपको जितनी कंपनियां आज आप जो भी आप डेली यूज कर रहे हैं, मैं एसर का लैपटॉप यूज कर रहा हूं, सोनी का कैमरा यूज कर रहा हूं, रोड का माइक यूज कर रहा हूं, घड़ी पहन रहा हूं, कपड़े पहन रहा हूं, गाड़ी से चल रहा हूं, आप चल रहे हैं गाड़ी से, जिस भी चीज से चल रहे हैं, उन कंपनियों का इतिहास उठा करके देखिए, क्या उनमें और अडानी में कुछ भी पैरेलल आपको नजर नहीं आएगा। और अगर पैरेलल आपको नजर आता है तब आपको समझना चाहिए कि हिंडनबर्ग की दिक्कत असल में क्या है। दिक्कत यह है कि ग्रीन एनर्जी में इंडिया आगे क्यों जाएगा, ग्रीन एनर्जी में इंडियन बिजनेसमैन क्यों आगे जाएगा, दुनिया के टॉप रिच लोगों में इंडियन क्यों आ रहा है, और वो सिर्फ वेल्थ नहीं क्रिएट कर रहा है, वो ऐसा मार्केट क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए जिसके बाद इंडिया विल बी अनस्टॉपेबल। इस बात को समझने की आवश्यकता है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडी क्लिक देख रहे थे। ऐसे और विषयों पर हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आगे जैसी भी डेवलपमेंट अडानी के केस में और हिंडनबर्ग के केस में पूरी आती है उसको लेकर के भी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।